बक्सर के युद्ध में क्या लिया? अच्छा, आगे लिखो जल्दी से। चीन के बॉक्सर के युद्ध में भाग ले लिया ना। लिखो इन्होंने रानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस बनवाया। विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस बनवाया तथा सिक्कों पर रानी विक्टोरिया का नाम लिखाया। लिख लिया? उसके सम्मान में। ओके, तुझे डाउट है? दुष्टी कहीं का। आज तक इसने कुछ नहीं पूछा, पहली बार पूछा कि सर कुछ जूते पड़ेंगे, लिखो चुपचाप। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बताना भूल गया। आपको पता है जॉर्ज पंचम नाम सुना? कहाँ सुना? हाँ, तो जॉर्ज पंचम कौन? और उसकी रानी क्या उसकी पत्नी थी? क्वीन मेरी। क्या नाम था? हाँ, क्वीन मेरी। तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भी आए थे और वो हमारे राजस्थान के एक जगह गए, पुष्कर। कहाँ गए? पुष्कर गए। तो वहाँ पे जॉर्ज पंचम को कहा गया कि हमारे यहाँ पुष्कर के अंदर स्नान करने से पूरे पाप धुल जाते। तो बिल्कुल जॉर्ज पंचम तो गए और जॉर्ज पंचम ने जाकर पुष्कर घाट पर पानी में डुबकियाँ खा ली और आकर क्वीन मेरी को कहा तू भी डुबकी खा ले, पाप बहुत किया तूने। तो क्वीन मेरी का नो मैं इधर स्नान नहीं करेगा। तो कहा क्यों? कहा कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष सभी स्नान साथ में करते हैं, ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, उसी क्वीन मेरी ने वहाँ पर महिलाओं के नहाने हेतु एक अलग घाट का निर्माण करवाया जिसको आज जनाना घाट और क्वीन मेरी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट, आगे समझा तो दिया ना मैंने, आगे प्रथम विश्व युद्ध तक समझाया था। तो लिखो जल्दी से अगले पॉइंट में। गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की तथा इंपीरियल कैबिनेट वॉर के, लिख लोगे कि बोर्ड पर लिखो? इंपीरियल कैबिनेट वॉर के
सदस्य बने। इंपीरियल कैबिनेट वॉर के सदस्य चुने गए। अगले पॉइंट में लिखो गंगा सिंह ने 1919 वर्साई की संधि में भाग लिया। वर्साई, लिख, हाँ अब सही लिखा, पहले कमेंट लिख रहा वर्षा आई। कौन सी वर्षा को बुला रहा है? वर्साई की संधि में भाग लिया। हाथ हटा। वाइसराय, दुष्ट आत्मा, इधर दे। वर्साई की संधि में व, ये र और ये संधि लिख रही है, मर रही है। वाइसराय की संधि में भाग लिया। वर्साई की, वाइसराय की संधि में भाग लिया। अभी रुक, तेरी भी हालत यही होगा। क्या लिखा तूने? तो र गलत लिखा है ना, सही लिख। वर्साई की संधि में, हाँ कहीं बताओ। आगे लिखो, क्या लिखा तूने? अरे दुष्ट आत्माओं, सब कोई वाइसराय लिख रहा है, कोई वर्षा आई लिख रहा है। आवाज नहीं की संधि में भाग लिया। भाग लिया लिख लिया। आगे लिखो जल्दी से। चलो आगे समझा देता हूं, स्टूडेंट सुनो। आगे देखिएगा। स्टूडेंट, एक मंडल था, बोलो कौन सा मंडल? नरेंद्र मंडल का 8 फरवरी 1921 में अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड रीडिंग को। बोलो किसको? लॉर्ड रीडिंग को। और इसका चांसलर जो बनाया गया था वो बनाया गया था गंगा सिंह को। कौन से सिंह को? अब सुनो, इसके बाद गंगा सिंह का एक पॉइंट आप पढ़ते ही हो, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। कौन सी नहर? गंग नहर बनवाई। और गंग नहर के कारण ही इन्हें राजस्थान का कौन सा रथ कहा गया? हाँ, भागीरथ कहा गया। ध्यान रखिएगा। ओके। उसके बाद गंगा सिंह ने कितने गोलमेज? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया?
भाग लिया, ठीक है। उसके बाद आप याद रखोगे वही 50 वर्षों के शासनकाल पूर्ण होने पर गंगा गोल्डन जुबली, हमें सारा नाम ही नहीं आता ऐसे, म्यूजियम, पैलेस बनवाया था, म्यूजियम आ गया, ठीक है। म्यूजियम बनवाया था किसने? LP टेसीटोरी ने, ओके। और इसके बाद इनका लास्ट पॉइंट, इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में, कौन से सिंह की, कौन सा गढ़ बनवाया? लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, ओके। लिखो अब जल्दी से लिखो। 8 फरवरी 1921 को 8 फरवरी 1921 को 8 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष, नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष, नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग लॉर्ड रीडिंग लॉर्ड रीडिंग तथा चांसलर, चांसलर किसको बनाया गया? गंगा सिंह को बनाया गया। चांसलर गंगा सिंह को बनाया गया। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया। क्या लिखा? हाँ तो लिखो ना, इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। इसलिए इन्हें राजस्थान का कौन सा रथ कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है। इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। लिख लिया? लिख लिया ना? ओके। नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो, गंगा सिंह के 50 वर्षों के शासनकाल की याद में, गंगा सिंह के 50 वर्षों के शासनकाल की याद में 50 वर्षों के शासनकाल की याद में LP टेसीटोरी ने, LP टेसीटोरी ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बनवाया। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बनवाया। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बनवाया।
लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट और अगले पॉइंट में लिखो। हाँ, एक पॉइंट इसके साथ और लिख लो। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बनवाया तथा इसका उद्घाटन तत्कालीन वाइसराय लीन लिथिंगो ने किया। कौन सी गो? लिथिंगो। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखो। कौन है तू? इसी बैच की है? मैं तो पहली बार देख रहा हूं तुझे। क्या बोल रही है? जोर से बोल। पर तू आई नहीं तो कहां से देखूंगा? रेगुलर आई? झूठ बोल रही है। एक दफे तेरे को उधर देखा था, उधर तू बैठी थी, उसके बाद गायब, और आज वापस मरी है। ये रेगुलर आती है? ये बक्कल चेंज कर देती है। हाँ, लिखो मरो। आवाज नए लिखते रहो। दुष्ट आत्माओं, बस 2 दिन बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, फिर तुम्हें रूम से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ ले। रामदेव जी का मंदिर मैंने बनवाया। किसने पूछा ये? तूने? तो थोड़ा कंट्रोल रखना। गंगा सिंह को पूरा तो लिखने दे, या गोलमेज सम्मेलन में ही ठुका दूं? अरे तो पहले लालगढ़ तो बना दे। बना दिया? दुष्टी गई का। लिखो। गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस बनवाया। अब लिख मर। गंगा सिंह द्वारा निर्मित मंदिर व, पहले ये लिख दो, अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस बनवाया। और तू सही लिखना पालीवाल, ऐसे नहीं कि गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में रामदेवरा मंदिर बनवाया। हाँ, कोई भरोसा नहीं तेरा। लालगढ़ पैलेस बनवाया। लिख लिया? ओके। अब लिखो। गंगा सिंह ने रामदेवरा मंदिर का निर्माण करवाया। गंगा सिंह ने रामदेवरा मंदिर का निर्माण करवाया तथा गोगा मेड़ी, कौन सी मेड़ी? गोगा मेड़ी व करणी माता मंदिर का क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। क्या? जीर्णोद्वार और पुनर्निर्माण एक ही। पुनर्निर्माण का मतलब यह कि पहले बना हुआ था, कुछ भाग टूट हो गई, तो इन्होंने कहा सही करवा दो। ये पूर्णोद्वार भी वही और जीर्णोद्वार भी वही। ओके, आगे बढ़ो। हेडिंग डालो शार्दुल सिंह। कौन से दुल? शार्दुल सिंह। आप में से मुझे कौन बताएगा कि शार्दुल सिंह को हमने कहां कहां पढ़ा? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। शार्दुल सिंह को हमने कहां कहां पढ़ा? हाँ, तू। बीकानेर रियासत में। किस टाइम? टॉपिक का नाम बताओ। प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया, मग्गाराम वेद। बैठो। और कहां पढ़ा रे?
हाँ, अस्करी खड़ी हो। एकीकरण में कहां पढ़ा? एकीकरण से रिलेटेड पॉइंट बताओ इनका। चौथे चरण में क्या विलय हुआ? वापस बोल एक बार, वापस बोल। पूरा अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। तुझे याद है और बिल्कुल सही बता रही है, पर थोड़ा सोच के उत्तर दे। विलय पत्र कौन से थे? राजस्थान एकीकरण के या भारत संघ के? तो फिर तूने पहले क्या कहा? राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर इन्होंने किया, तो फिर तू अलवर मत्स्य संघ क्यों बना रही है? पहले बीकानेर संघ बना। भारत संघ, कौन सा संघ? सर्वप्रथम क्या किए? हस्ताक्षर। कब किए बता दे, सोच थोड़ा। अरे आवाज नहीं। सच बता दे, मैं बिठा दूंगा। किसने बताया? सच बता दे, वरना मुझे तो पता है, आस पड़ोस मुझे पता है, फिर मैं अभी बंदोली निकालूंगा और तेरे भी जूते पड़ेंगे। सच बता दे, सच बता दे, बिठा दूंगा और उन्हें भी छोड़ दूंगा। और मैंने क्या कहा? मैं आंखों से पहचान लेता हूं। पीछे दोनों खड़े हो जाओ। हाँ, बिना कहे दोनों खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो। सच बता दो, बिठा दूंगा। जानते हो ना? देखो, खुद का घर तो उजड़ा चमन और दूसरों की हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और खुद तो ऑब्जेक्टिव है। दुष्टी कहीं के। बैठ जाओ, मुड़ जाओ, बैठो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। कभी भी शार्दुल सिंह का जिक्र हो तो तुम्हें ये पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। भारत संघ विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले राजा और शामिल होने वाली रियासत बीकानेर रियासत कब किए? 7 अगस्त 1947 को। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा और पॉइंट बता देता हूँ, सुनो। आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा, शार्दुल सिंह ने पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन को बुलाया। किसको? और कंवर सेन को कहा कि दिमाग तेरा, काम तेरा और पैसा मेरा। तो का क्या करना है? कहा कि इस पूरे पश्चिम राजस्थान को हरा भरा करना है। हिमालय का पानी पूरे पश्चिम राजस्थान के हर क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। तो बिल्कुल पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन ने अपना काम शुरू किया और उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक रूपरेखा तैयार की, और वो रूपरेखा किसी और की नहीं, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की थी। समझ में आ गया? और दूसरा पॉइंट आपने बता ही दिया कि भारत संघ विलय पत्र पर राजस्थान की सर्वप्रथम रियासत और राजा शार्दुल सिंह थे, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। और उसके बाद राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में बीकानेर रियासत का विलय हुआ। चौथे चरण का नाम वरहद राजस्थान, 30 मार्च 1949 को। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से स्टूडेंट। शार्दुल सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। इनके समय पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन ने, इनके समय पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा तैयार की। इंदिरा गांधी नहर की
रूपरेखा तैयार की। लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट। लिखो शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम भारत संघ विलय पत्र पर 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो 1947 को हस्ताक्षर किए। अगले पॉइंट में लिखो बीकानेर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में हुआ। बीकानेर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में हुआ। चौथे चरण में हुआ। कोष्टक में लिख लो आगे वरहद राजस्थान तारीख 30 मार्च 1949। लिख लिया ना। ओके स्टूडेंट, ये हो गए राजा आपके कौन, शार्दुल सिंह, और शार्दुल सिंह के साथ बीकानेर का राठौड़ राजवंश। शार्दुल सिंह का शासनकाल लिखना चाहते हो तो लिख लो 1943 से 49। लिख लिया। हेडिंग डालो आमेर का कच्छावा राजवंश। आमेर का कच्छावा राजवंश। देखो बोर्ड पर और समझ लो। बोर्ड पर देख लो। पहले एक ही साथ में आपको सामान्य जानकारी लिखा देता हूं। स्टूडेंट, आमेर का कच्छावा राजवंश अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पति ही पति, हाँ उत्पत्ति। कौन सा पति? उत्पत्ति। अब देखिएगा उत्पत्ति के अंदर सबसे पहला पॉइंट, राजवंश की उत्पत्ति। भगवान श्री राम के पुत्र कौन? कुश के वंशजों से बताई गई। ओके, फिर यहीं पर लिखोगे कौन सी प्रशस्ति? आमेर प्रशस्ति में कच्छावा वंश के राजाओं को कौन सा वंशी? रघुवंशी तिलक कहा गया। ओके, नेक्स्ट सुनो स्टूडेंट। अगला पॉइंट, उत्पत्ति के बाद कौन सा पक्ष?
संस्थापक जो था दुल्हे राय ने, बताओ कौन से राय ने, 1007 ऑब्लिक करके 1137 ईस्वी में कच्छावा वंश की नींव रखी। ओके, फिर प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी साहिसा, और इसके अलावा सभी राजधानियां मैं इधर लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं थी, दौसा, जमुआ, रामगढ़, आमेर और जयपुर, ये राजधानियां थी किनकी, कच्छावाओं की। इसके बाद इनका मूल मंत्र जो था वो था यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय। लिखो जल्दी से। हाँ, एक और सवाल है, कच्छावा वंश का झंडा जो था वो कैसा था, बोलो। इस पचरंगे में 5 रंग कौन बताएगा? पचरंगे में 5 रंग। आप में से जो साइंस के स्टूडेंट है वो हाथ खड़े करना, साइंस के पूरे हाथ खड़े करो। नयन सवाल पूछ लूं? हाँ, साइंस के स्टूडेंट हाथ खड़े करो पूरे, ठीक है। हाँ, गोरची खड़ी हो, अंग्रेज खड़ी हो। अभी पता चल जाएगा, कोरोना काल में पास हो रखी एक पढ़ाई करके पास हुई है। पहले बता, कोरोना में तो पास नहीं हुई, पढ़ाई की, कितने बने? 78। वाओ, गुड। अब तुझे एक सवाल पूछ रहा हूं, अच्छे से बताएगी। प्राथमिक रंग में कौन से कलर होते हैं? प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर। चश्मिश खड़ी हो, तेरे भी साइंस ही थी ना? हाँ, बाल साइंस ही थी। साइंस ही थी, बताओ प्राइमरी रंग। नहीं पता? चुप। और कौन है साइंस वाले? खड़ा हो। रेड, ग्रीन, हिंदी में बता, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। बात बढ़िया, बैठो। लाल, हरा, नीला, ये प्राइमरी रंग सुनना, लाल, हरा, नीला। साथ में बोलो काला, पीला। तो देख लो, 3 तो प्राइमरी रंग, और 3 प्राइमरी रंग के साथ याद कर लो काला, पीला। तो लाल, हरा, नीला, काला, पीला, ये हो गए पचरंगा ध्वजा। किनका? कच्छावाओं का। पचरंगा ध्वजा लिख लो अब। अरे आवाज नहीं रहे। लाल, हरा और नीला। आगे बढ़ो। आर्ट एंड कल्चर के टाइम मर गए थे तुम, जब सर पढ़ा रहे थे तब पूछना चाहिए था। आपको रामदेव जी अगर याद करने तो आप एक प्रकाश माली का या किसी का भजन है, वो अजमाल जीरा कौरा मेणा देरा लाल नेतलरा मारो हेलो सुनो नी रामा पीर।
किसकी? इधर मेरी है, तो देख दीदार कर। तो इधर देखना मरना। भाई मेरी फोटो हटा, प्योरली गायब कर दे। ये देखना नहीं चाहते अब मुझसे। लिखो, जल्दी से लिखो। लाल, हरा, नीला और साथ में आगे लिखना काला पीला। ये भी ध्यान रखे, ये तो प्राइमरी रंग है। काला और फिर ये पीला। पांचों रंग हमारे पास अवेलेबल है, लाल, हरा, नीला, काला, पीला। लिखो जल्दी से। सर समझ में नहीं आ रहा है, 14 को कक्षा आई नहीं थी, वो कल अपलोड हो गई है, आ जाएगी आपके पास। लिखो जल्दी से। सीधा बात। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? जल्दी से लिखो स्टूडेंट्स। सर मूल मंत्र का भाव, ये तो धर्मस्थो है, यानी जो धर्म पर अडिग रहता विजय भी उसी की होती है। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? जल्दी से लिखो रे। टूपा दे दूंगा, आशीर्वाद मिल जाएगा टूपा देने से। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हो गई लगभग आपके सामान्य जानकारी। एक ही पॉइंट बचा है, लिखो कुलदेव। कौन से देव? कुलदेव। आप में से कोई बताएगा कछावाओं के कुलदेव कौन थे? जिनको आ रहा है हाथ खड़ा। कछावाओं के कुलदेव 1 2 और कोई बताओ?
गोविंद देव जी। कुल देवी धीरे से बताएगा, ठीक है। और आराध्य देवी कौन? हाँ, कौन बताएगा रे? कुल देवी कौन थी? जम्मुवाई माता। और आराध्य देवी शीला। हाँ, माता बोलोगे, ध्यान रखना। हाँ, दुष्टि कहीं के, लिखो जल्दी से। कुलदेव गोविंद देव, कुलदेव गोविंद देव, कुलदेवी जमुआई माता, कुलदेवी जमुआई माता, आराध्य देवी, आराध्य देवी शीला माता, आराध्य देवी शीला माता, शीला माता। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, हेडिंग डालो दुल्हे राय, दुल्हे राय, दुल्हे राय। हेलो सर, फर्स्ट ग्रेड की क्लास है, वो कब पढ़ाओगे? फर्स्ट ग्रेड? ये तो हमारे थर्ड ग्रेड वाले हैं। क्या लिखा आपने? दुल्हे राय लिख दिया, ऑब्लिक करके तेजकरण, तेजकरण, ऑब्लिक करके धोले राय। कुछ तो नींद में सो रहे थे, वो डर गए थोड़े। धोले राय लिख लिया? ओके, अब सुनो स्टूडेंट, इनके तीनों नाम और इनके बारे में मैं बता देता हूं। देखो, ये तीनों नाम जो है, इनका वास्तविक रूप से नाम देखें तो वास्तविक रूप से इनका नाम तीनों ही थे। तीनों खूबियों के आधार पर इनका नाम पड़ा। नंबर फर्स्ट सुनो, तेजकरण। कौन सा करण? सोचने में बड़े तेज दिमाग के थे। कोई भी काम करते तो बुद्धिमत्ता से करते और वो काम भी क्या होता? सफल होता। तो इनका नाम पड़ा तेजकरण। कौन सा करण? और दूसरा नाम किस वजह से पड़ा? ये डव साबुन से स्नान करते थे। कौन से? और हद से भी ज्यादा गोरे थे। और हमारे राजस्थानी भाषा में गोरे को धोला कहते हैं, तो उसे कहा गया धोले। अरे मर जाओगे दुष्ट आत्मा, बुरिया अलग होता है कि बुरिया। धोले राय। कौन सा राय? अरे बोलो। और एक बात सुनो, इसी तेजकरण को, इसी धोले राय को कैसे भी कपड़े पहना देते, हर कपड़ा इनके ऊपर जच जाता और ऐसा लगता कि कोई तोरण बांधकर आया है, जस्ट लाइक दुल्हे के समान। इसलिए इन्हें कहा गया दुल्हे राय। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इनके कितने नाम लिखे हमने? 3, तेजकरण, धोले राय और दुल्हे राय। समझ में आया? अब इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये थे कौन? स्टूडेंट, कच्छावा दोसा यानी राजस्थान में आने से पहले ये शासन करते थे। आज की बात करूं तो ग्वालियर में। कौन से लियर में? ग्वालियर में। और ग्वालियर को पहले कहा जाता था नरवर। क्या कहा जाता था? और नरवर के पहले भी इसका नाम था पद्मावती क्षेत्र। कौन सा? हाँ, पद्मावती किसी का नाम नहीं था, पद्मावती क्षेत्र भी था। इस पद्मावती क्षेत्र को जीता था रोहितांश के कच्छावाओं ने। और बाद में इस पद्मावती क्षेत्र में कच्छावाओं का एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा नल। क्या नाम था?
उसी राजा नल ने अपने नाम पर पद्मावती का नाम परिवर्तित करके नरवर रखा। क्या रखा? और वर्तमान में हम कहते हैं ग्वालियर। समझ में आया? तो सुनो, पूरी बात जानना चाहोगे? राजा नल जब शासन कर रहे थे ग्वालियर में, नरवर में, कहा? नरवर में। उस समय हमारे राजस्थान में एक प्रदेश था पिंगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? और पिंगल प्रदेश के राजा थे बुद्ध सिंह। कौन थे? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के समय में पिंगल प्रदेश में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, तो बुद्ध सिंह अपने संपूर्ण कुटुंब को लेकर, अपने परिवार को लेकर, सैनिकों को लेकर आ गए नरवर की तरफ, ग्वालियर की तरफ। किधर आ गए? ग्वालियर की तरफ आए। ग्वालियर नरवर के राजा नल थे। राजा नल को पूरी बात बताई, कहा हम पिंगल प्रदेश से है, हमारे साम्राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, तो हमें आपके पास क्या चाहिए? शरण चाहिए। तो बिल्कुल राजा नल ने कहा क्षत्रिय है, हम आपको जरूर शरण देंगे। अब बिल्कुल वहाँ पर बुद्ध सिंह जी राजा नल के पास रुके, उन्होंने शरण दी। बाद में जमाना इधर अच्छा हुआ, अच्छी बारिश हो गई, पैदावार अच्छी हुई। बुद्ध सिंह को जब ये बात पता चली तो बुद्ध सिंह जी ने राजा नल को कहा आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमें क्या दी? शरण दी। अब अनुमति दीजिए कि हम हमारे क्षेत्र में वापस जाए। तो बताओ रवाना हुए कौन? बुद्ध सिंह। अब बुद्ध सिंह जब रवाना हुए तो बुद्ध सिंह की एक छोटी सी पुत्री थी, उस पुत्री को वो संभाल रहे थे महलों में, मिली नहीं। चारों तरफ संभाल लिया, कहीं पर भी नहीं मिली। तब बुद्ध सिंह जी दौड़े दौड़े और राजा नल भी साथ में उनके महलों से बाहर आए, तो बाहर आकर देखा तो बजरी का ढेर पड़ा था। क्या? हाँ, बजरी का ढेर पड़ा था। उस बजरी के ढेर पर बुद्ध सिंह की पुत्री और राजा नल का पुत्र बजरी पर वो हवाई चप्पल आता ना, हवाई चप्पल हाथ में डालकर वहाँ पर गाड़ी चला रहे थे, बजरी पर ट्रक, मतलब खेल रहे थे। दोनों को खेलते हुए देखा बुद्ध सिंह और राजा नल ने। तो राजा नल ने बुद्ध सिंह जी को कहा कि बुद्ध सिंह जी एक मन में बात है, अगर आप कहो तो बताऊं, आपको बुरा नहीं लगे तो बताऊं। तो कहा बिल्कुल बताइए बात क्या है। तो कहा कि क्यों नहीं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। ये बात किसने कही? राजा नल ने। तो बुद्ध सिंह जी ने कहा राजा नल जी आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली, छोरी थाकी। ध्यान रखना, राजा नल का जो छोरा था उसका नाम था ढोला। क्या नाम था? और बुद्ध सिंह की छोरी का नाम था मारू। बन गया, जूते पड़ेंगे, ढोला मारू की प्रेम कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? ढोला नकटा निकला, ये तो बचपन का प्रेम बता रहा हूँ। बाद में मारू को लेकर बुद्ध सिंह जी आ गए, इधर ढोला नकटा निकला। ढोले ने कई विवाह कर लिए, मारू अपने प्रेम पर टिकी रही। फिर आखिरकार कहानी तो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। बाद में इनका मिलन भी होता है, वो मिलन होता है पुष्कर में। कहाँ होता है? पुष्कर में। इस बात को ध्यान रखें। छोड़ो न तो आज, हाँ आज ढोले ही है और मारू भी नहीं बची। इस बात को ध्यान रखें। आज के समय में छोरे ढोले का रूप है, मारूनी तो कोई है ही नहीं। इस बात को ध्यान रखना। और तुम अपने दिमाग में अगर फितूर पाड़ रहे हो कि मेरे वाला ऐसा नहीं है या मेरी वाली ऐसी नहीं है, तो ध्यान रखना तुम इस भूलोक के ही हो, कोई दूसरे लोक के नहीं हो। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने करियर की तरफ कदम बढ़ाते रहे। करियर अगर आपको, करियर यानी आपको सफलता मिल गई तो आपको सब कुछ मिलेगा। वरना ध्यान रखना, जिन गलियों में आज तुम 1000 चक्कर लगा रहे हो, एक दिन अजनबी आएगा और सिर्फ 7 चक्कर लगाकर हमेशा के लिए ले जाएगा। और तुम कायलाना झील के पास मिलोगे, वही
पत्थर फेंकते हुए, और मेंढका तक आकर तुम्हें चिढ़ाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पढ़ाई करो, क्या करो, लिखो मरो। लिखो जल्दी से, लिखो। पहला ही पॉइंट इनको इंट्रोड्यूस करो। नरवर के राजा सोडा सिंह के पुत्र। सर फर्स्ट ग्रेड के बैच में आपने कहा था कि एक क्लास बाद में लेंगे, तो आज लेके आ गया मैं वो क्लास। ध्यान रखें इस बात को, आज ले ली वो क्लास। लिखो जल्दी से, क्या लिखा स्टूडेंट आपने? नरवर के राजा सोडा सिंह के पुत्र। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो दुले राय नए साम्राज्य की खोज हेतु, दुले राय नए साम्राज्य की खोज हेतु नए साम्राज्य की खोज हेतु राजस्थान के दौसा क्षेत्र की तरफ आए। दौसा क्षेत्र की तरफ आए। लिख लिया? कौन से क्षेत्र की तरफ? दौसा क्षेत्र की तरफ आए तथा दौसा के आधे क्षेत्र, दौसा के आधे क्षेत्र में बड़गुजरों व मीणाओं को पराजित कर, दौसा के आधे क्षेत्र में बड़गुजरों व मीणाओं को पराजित कर किस पर अधिकार किया? बोलो। दौसा पर, आधे दौसा पर अधिकार, या पूरा लिख दो, दौसा पर अधिकार किया, दौसा पर अधिकार किया तथा कछावा वंश की नींव रखी। लिख लिया? अब लिखो साम्राज्य विस्तार के तहत साम्राज्य विस्तार के तहत साम्राज्य विस्तार के तहत निम्न क्षेत्रों को विजित किया। साम्राज्य विस्तार के तहत निम्न क्षेत्रों को विजित किया। लिख लिया? अब सुनो पहले स्टूडेंट, आप जयपुर तो गए हुए ही होंगे, या जयपुर नहीं गए हुए तो जयपुर के कुछ क्षेत्रों का नाम तो आपको पता ही होगा। जोटवाड़ा का नाम सुना आपने? ये जोटवाड़ा नाम कैसे पड़ा सुन लो स्टूडेंट। यहाँ पर जोटा मीणा का क्षेत्र था। किसका? हाँ, ये जोटा मीणा के अधीन था। इसी जोटा मीणा को पराजित किया दुल्हे राय ने, और दुल्हे राय ने कहा कि ये जोटा मीणा का क्षेत्र था तो इसका नाम भी जोटा मीणा के नाम पर होगा, जोटवाड़ा। ठीक है, अब सुनो, एक गेटोर नाम सुना? गेटोर। तो गेटोर जो आज है, यहाँ पर अधिकार था गीता मीणा का। किसका? अरे बोलो, गीता मीणा का। उस गीता मीणा को पराजित करके दुल्हे राय ने उसका नाम रखा गेटोर। क्या नाम रखा? आमेर नाम सुना? आमेर, जिसको पहले आम्बेर कहा जाता था। इस आम्बेर पर अधिकार था आलम मीणा का। किसका? उसे पराजित करके उस क्षेत्र पर अधिकार किया और उसका नाम आलम मीणा पर ही आम्बेर और फिर आमेर कहा जाने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, आमेर जो जीता था इन्होंने, ध्यान रखना, उसके पहले एक और प्रदेश जीता, मांच प्रदेश। कौन सा प्रदेश? माच प्रदेश। और माच प्रदेश को जो इन्होंने जीता था, कहा जाता है कि अपनी कुल देवी जमुआई माता के आशीर्वाद से जीता था।
तो इन्होंने सबसे पहले माच प्रदेश का नाम परिवर्तित करके अपने पूर्वजों के नाम पर रखा, और पूर्वज थे भगवान श्री राम, और माच प्रदेश का नाम परिवर्तित करके रखा रामगढ़। क्या रखा? अरे बोलो। और फिर उसी में बनवाया जमुआई माता का मंदिर, तो इसका नाम हो गया जमुआ रामगढ़। बताओ कहाँ है? जयपुर में है कि नहीं है? तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लिखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट लिखो, लिखो जोटा मीणा को पराजित कर झोटवाड़ा क्षेत्र। जोटा मीणा को पराजित करके झोटवाड़ा क्षेत्र। लिख लिया? आगे लिखो, गीता मीणा को पराजित कर गेटोर क्षेत्र। गीता मीणा को पराजित करके गेटोर क्षेत्र। गीता मीणा को पराजित करके गेटोर क्षेत्र। नेक्स्ट, आलम मीणा को पराजित कर, आलम मीणा को पराजित कर आमेर क्षेत्र। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, माच, माच प्रदेश के मीणाओं को पराजित कर, माच प्रदेश के मीणाओं को पराजित कर माच प्रदेश के मीणाओं को पराजित कर इसका नाम रामगढ़, रामगढ़ तथा बाद में क्या रखा? जमुआ रामगढ़ रखा, जमुआ रामगढ़ रखा। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब लिखो, दुलेराय जमुआई माता के दर्शन करने गए। दुल्हेराय जमुआई माता के दर्शन करने गए, तब मीणाओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तब मीणाओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपके कौन सा राय? दुलेराय। दुलेराय का पुत्र था कोकिल देव। कौन था? कोकिल देव का एक ही पॉइंट है, कान खोल के सुन लेना। आमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला कछावाओं का राजा कौन था? कोकिल देव। कोकिल देव ने एक मीणा शासक था, छोटा मोटा भट्टो मीणा। कौन था? उस भट्टो मीणा को पराजित करके आमेर पर अधिकार किया वापस, और क्या बनाई? कछावा वंश की राजधानी। तो सीधा पॉइंट लिखो, स्टार और नोट लगाकर, स्टार और नोट लगाकर लिखो स्टूडेंट। कोकिल देव का, कोकिल देव कछावा वंश का, कोकिल देव कछावा वंश का पहला राजा था। कोकिल देव कछावा राजवंश का पहला राजा था जिसने आमेर को
सर्वप्रथम राजधानी बनाई, सर्वप्रथम राजधानी बनाई। लिख लिया। अब अगला राजा जो मैं पूछ रहा हूं स्टूडेंट, उसके बारे में जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, नाम लेते ही पता चल जाना चाहिए। राजा का नाम है पुंजन राय, पुंजन राय। दूसरा नाम पंचवन देव। कौन सा देव? पंचवन देव। पुंजन राय या पंचवन देव, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो जल्दी से। हाँ अस्करी बता। बोल बोल बोल, क्या बोला? मर जाएगी। मैं पुंजन राय राजा का बोल रहा हूं और तू तचीमो घटना 1947 की बता रही है। सोच थोड़ा। पुंजन राय कौन बताएगा? राकेशिया। मर जाएगा दुष्टी। हाँ बता आगे। हाँ बता बता। बहुत बढ़िया। कमीर तुझे ये बोलना चाहिए कि महोबा विजय के बाद महोबा का कार्यभार पुंजन राय को सौंपा। समझ में आया ना? तो वो पुंजन राय कोई और नहीं, आमेर के कछावा राजवंश का राजा था। लिखो सीधा पॉइंट। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तराइन के युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तराइन के युद्ध में, तराइन के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लिख लिया। आगे हेडिंग डालो राजदेव। कौन सा देव? राजदेव। पब्लिक करके रामदेव, राजदेव ऑब्लिक करके रामदेव। लिखो जल्दी से राजदेव रामदेव का पॉइंट। राजदेव ऑब्लिक करके रामदेव और रामदेव राजदेव का पॉइंट लिखो। इन्होंने आमेर में, इन्होंने आमेर में, इन्होंने आमेर में सबसे प्राचीन कदम्बी महल का, कदम्बी महल का, कदम्बी महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। कदम्बी महल का निर्माण करवाया, जहां, सही है, कदम्बी महल का निर्माण करवाया जहां कछवाओं के राजाओं का, जहां कछवाओं के राजाओं का राज्य अभिषेक होता था। कछवाओं के राजाओं का राज्य अभिषेक होता था। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे लिखो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आपसे तो होशियार ऑनलाइन वाले हैं जो हर एक पर्सन का उत्तर सही देते हैं। बेचारे देख कर भी उत्तर देते, सही तो देते हैं। हाँ, इनसे सीखो कुछ, आगे बढ़ो। आगे हेडिंग डालो राजा। ये कौन हुए? राजदेव। राजदेव के बाद सीधा हेडिंग डालो पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा। बीच में छोटे मोटे राजा खूब बनेंगे, नहीं लिखना है।
पृथ्वीराज कच्छावा के बारे में कौन बताएगा? पृथ्वीराज कच्छावा के बारे में कौन बताएगा? हाँ, पृथ्वीराज कच्छावा को भी तो हमने पहले पढ़ा है। कौन बताएगा कहाँ पढ़ा हमने पृथ्वीराज कच्छावा को? खानवा युद्ध में। बहुत बढ़िया, बैठो। पृथ्वीराज कच्छावा को मैंने और एक जगह पढ़ाया था, कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। एक जगह और पढ़ाया था, और तो कौन है? शांतिलाल जी, नहीं याद है? खानवा युद्ध के अलावा और पढ़ाया था। और कोई? अस्करी बोल तसीमो कांड। सुनो, याद कीजिए, राणा सांगा के बाद उनके पुत्र राजा बने थे रतन सिंह। और रतन सिंह एक बार घूमते घूमते एक मंदिर के पास गए थे और मंदिर के अंदर एक राजकुमारी को देखा था। देखा? देखा? मैंने इतना तक कहा था कि काफ़ी दिनों तक तो वन साइडेड था। बस अब बेटू कमीनों को याद आ रहा है। मैं क्लास में, मतलब वहाँ एग्जाम सेंटर में तुम्हारे साथ चलूंगा, कहूँगा याद करो मैंने वहाँ पे बताया था, है ना? ऐसे बताऊंगा। मन में कुछ नहीं आएगा, मन में वहम आएगा। दुष्टी कहीं का बेटा कह रहा मन में आ जाएगा। मन में सिर्फ वहम आता है, और जब लोग मन में आने लग जाते ना तो समझ लेना वो हमारे काम के नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। लिखो मरो, पृथ्वीराज कच्छावा का पहला ही पॉइंट लिखो। लिखो पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा, चलो पूरा समझा ही देता हूं, पहले बोर्ड पर देखो मरो। कौन से राज है? पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा का पहला ही पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में देखो। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध, यानी ये किसके समकालीन थे? राणा सांगा। ओके, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट सबसे लास्ट मैंने आपको बताया था कि खानवा के युद्ध में ही लड़ते हुए मारे गए। ओके, सेकंड पॉइंट सुनो, इनकी रानी जो थी बाला, कौन थी? बालाबाई, जो बीकानेर की राजकुमारी थी। कहाँ की? उनका विवाह हुआ किसके साथ? और बालाबाई की वजह से ही आमेर के अंदर भक्ति परंपरा प्रारंभ हुई। अब सुनो दूसरा पॉइंट, पृथ्वीराज कच्छावा के दरबारी विद्वान जो थे उनका नाम था चतुर्थनाथ। कौन से नाथ? और चतुर्थनाथ को पराजित किया था शास्त्रों में। शास्त्रों में कृष्णदास पैहारी को। कौन से दास? कृष्णदास पैहारी ने पराजित किया। जल्दी से बताओ किसको? चतुर्थनाथ को। आर्ट एंड कल्चर में आपको संत और संप्रदाय पढ़ाए। कृष्णदास पैहारी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। 1 2 और
कृष्णदास पैहारी ने कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। हाँ बताओ। हाँ, राम स्नेही। पढ़ा पर आंखें फाड़ के नहीं पढ़ा, और ए ऑप्शंस में राम स्नेही ही होगा, जो शुद्ध गलत है। रामानंदी या रामानुज संप्रदाय। खड़ी हो वापस। रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थापित की? अरे बहुत बढ़िया, गलता जयपुर। इस गलता को किस नाम से जाना जाता? और मंकी वैली। यहां पर एक ऋषि मुनि की तपोस्थली थी, गालव ऋषि की तपोस्थली। बहुत बढ़िया, बैठो। बहुत ही खूब। तो याद रखिएगा, कृष्णदास पैहारी ने शास्त्रों में पराजित किया चतुर्थ नाथ को, और गलता में कहा, जो कहा है जयपुर में, यहां पर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ की क्या की? स्थापना की। कान खोल के सुन लीजिएगा, कंप्लीट ना। उसके बाद सुनो, पृथ्वीराज कच्छावा चाहते थे कि वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ खेले तो मेरी टीम खेले, इसलिए बच्चे कितने होने चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? तो बोलो 11। 11 क्यों? एक के लग गई तो 12 होने चाहिए, पूरे 1 डजन। और बिल्कुल हुए। कितने पुत्र थे? और 12 पुत्रों में इन्होंने आमेर के 12 भाग विभाजित करके बांटे, और उसी समय आमेर को कहा गया 12 कोटड़ी। कौन सी कोटड़ी? बोलो मरो। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने 12 पुत्रों में आमेर के 12 भाग विभक्त करके बांटे, इसीलिए आमेर को कहा गया 12 कोटड़ी। समझ में आया? और फिर वही लास्ट पॉइंट कि खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तो सुनो, 4 पॉइंटों में कंप्लीट। सांगा के समकालीन, इनके समय कृष्णदास पैहारी ने चतुर्थनाथ को शास्त्रों में पराजित किया और रामानुज संप्रदाय की गलता में प्रधान पीठ की स्थापना की। तीसरा पॉइंट, इन्होंने अपने 12 पुत्रों में आमेर के 12 टुकड़े किए और इस आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना गया। खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। समझ में आया? लिखो मरो। पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा का पहला ही पॉइंट लिखो, राणा सांगा के समकालीन थे। राणा सांगा के समकालीन थे। फिर लिखो स्टूडेंट अगले पॉइंट में, राणा सांगा के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, पृथ्वीराज के समय कृष्णदास पैहारी ने, पृथ्वीराज के समय पृथ्वीराज के समय कृष्णदास पैहारी ने पृथ्वीराज के समय कृष्णदास पैहारी ने कृष्णदास पैहारी ने चतुर्थनाथ को शास्त्रों में पराजित किया। शास्त्रों में पराजित किया। चतुर्थनाथ को शास्त्रों में पराजित किया। लिख लिया? इस कारण, सॉरी पराजित किया, रुक जाओ, पराजित किया तथा कृष्णदास ने गलता जयपुर में
गलता जयपुर में कौन से संप्रदाय की? रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे लिखो स्टूडेंट। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों में आमेर के 12 टुकड़े कर विभक्त किए। पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों में आमेर के 12 टुकड़े कर विभक्त किए। 12 टुकड़े कर विभक्त किए, इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना गया। इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्टूडेंट। हाँ, 12 कोटड़ी, 12 टुकड़े कर विभक्त किया, इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना गया। लिख लो लास्ट पॉइंट। लिखो खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लिख लिया? ये हो गए पृथ्वीराज कछावा के बाद और भी छोटे मोटे राजा बनेंगे। आप सीधा हेडिंग डालो रतन सिंह। कौन से सिंह? रतन सिंह। रतन सिंह। और रतन सिंह का एक ही पॉइंट लिखकर खत्म करो जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखो, इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। अब आगे हेडिंग डाल दो भारमल। कौन सा मल? भारमल। अब भारमल के प्रमुख पॉइंट सुन लो स्टूडेंट। पहली बात बताऊं आपको भारमल की, तो पहले भारमल का शासनकाल लिखो। 1547 से 1547 से 73। 73 लिख लिया? ओके। अब सुन लो भारमल का। स्टूडेंट, भारमल का पहला ही पॉइंट याद रखोगे, भारमल बुढ़ापे में राजा बना, अधेड़ उम्र में राजा बना था। किस टाइम? अधेड़ उम्र का मतलब आधी उम्र कंप्लीट होने के बाद, अधेड़ बूढ़ा वृद्धावस्था जब प्रारंभ हुई तब वो राजा बना। तो इसके चारों तरफ खतरे ही खतरे थे। तो इसने एक ही उपाय सोचा कि अब मैं अपने साम्राज्य को
अपने नेतृत्व में तब ही बचा सकता हूं जब मैं कोई बड़ी शक्ति के अधीन हो जाऊं और वो मेरा क्या दे, साथ दे। तब उसने मुगलों से मेल मिलाप प्रारंभ किया और सबसे पहले मुलाकात हुई 1556 में मजनू खां के माध्यम से। कौन से खां? किससे मुलाकात हुई? अकबर से। बोलो किससे? ये पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में ही प्रभाव छोड़ दिया किसने? भारमल ने। किसने? अब भारमल ने प्रभाव कैसे छोड़ा सुनो। जब भारमल पहली बार मजनू खां भारमल को लेकर गया, उस समय अकबर चौगान में बैठा बैठा हाथियों की लड़ाई देख रहा था। बोलो किन की लड़ाई? बोलो हाथियों की लड़ाई देख रहा था। तो चौगान में बैठा बैठा तभी मजनू खां वहाँ गया और मजनू खां ने जाकर कहा क्या आपसे कोई आमेर के राजा है? कौन से मल? वो आपसे मिलना चाहता है। तो कहा ठीक है बिल्कुल, उन्हें अंदर भेजिए। तो जब वहाँ चौगान के अंदर पहुंचा कौन? भारमल। तब उसी समय जो हाथियों की लड़ाई हो रही थी, उन हाथियों में से एक हाथी बेकाबू हो गया। क्या हो गया? बेकाबू हो गया। और हाथी बेकाबू होकर किसकी तरफ बढ़ा? अकबर की तरफ। अकबर घबरा गया। उस समय भारमल भागे बाजीराव की तरफ और भागे और जाकर पकड़ा किसको? और हाथी को नियंत्रण में कर लिया और नीचे बिठा दिया। इस फर्स्ट घटना को देखते ही अकबर बड़ा अचंभित हुआ। कौन से मल से? और भारमल को सीधी बात कही कि आपने हमारी जान बचाई है, समय आने पर हम इसका कर्ज जरूर चुकाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मुलाकात शानदार रही। अब सुनो और समझो आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, ये फर्स्ट मुलाकात 1556 में हुई थी। उसके बाद सुनो, अकबर राजस्थान आया हुआ था और राजस्थान में भी वो जा रहा था बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हेतु, और गुजर रहा था सांगानेर से। कौन से नेर से? जब सांगानेर में वो बैठा था, तब सांगानेर में बैठे बैठे कहा अकबर ने, कहा कि यहाँ आमेर का राजा भारमल जिन्होंने एक समय में हमारी जान बचाई, तो हम उनसे मिलना चाहेंगे। भारमल को जैसे तैसे करके मजनू खां के माध्यम, अब की बार कौन मिला रहा है? सॉरी, मजनू खां नहीं, चंगताई खां। कौन सा खां? चंगताई खां के माध्यम से मिलाया गया भारमल को। तो भारमल ने कहा अकबर को, का बादशाह अकबर, मेरे दुश्मनों के पास पुत्र गिरवी है। कौन गिरवी है? हाँ, पहले अगर युद्ध होता था तो युद्ध के तहत समझौते होते, संधियाँ होती, और संधियों के तहत कई बार पुत्रों को दुश्मन अपने पास रखता और कहता कि अगर संधि की शर्तों की पालना नहीं की गई तो तुम्हारे पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा या हमारे अधीन रखा जाएगा। तो भारमल ने कहा स्थिति बड़ी नाजुक है बादशाह, मेरे साम्राज्य पर दुश्मनों की नज़र है, मेरे पुत्र गिरवी बैठे हैं। तब बादशाह अकबर ने दुश्मनों को सभी को वहाँ से खदेड़ा और भारमल को आमेर का राजा बनाया, यानी भारमल को सपोर्ट किया। तब भारमल ने 20 जनवरी 1562 को ही सांगानेर में दूसरी मुलाकात के दौरान मुगल बादशाह अकबर की क्या स्वीकार कर ली? बोलो। और जब बादशाह अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से वापस गुजर रहा था, जा रहा था, तब तारीख थी 6 फरवरी 1562। क्या तारीख थी? बोलो। 6 फरवरी 1562 को सांबर के अंदर अपनी पुत्री हरका बाई, कौन सी बाई? जिसका दूसरा नाम रखा बाई। कौन सी बाई? रखा बाई का विवाह किया किसके साथ? अकबर के साथ। किसके साथ? और जब अकबर के साथ विवाह हुआ तो अकबर ने पूछा हरका बाई को, व्हाट इज योर नेम? तब हरका बाई ने कहा, माई नेम इज हरका बाई। तो कहा ये हिंदू धर्म का नाम है, हम आपको इस्लाम धर्म के तहत मरियम के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से? बाद में इसी मरियम ने, इसी हरका बाई ने, इसी रखा बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसको तुम सलीम कहते हो, जो बाद में जहांगीर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सुनो और समझो।
भारमल ने अकबर की सेवा हेतु अकबर के दरबार में अपने पुत्र भगवंत दास और मान सिंह को भेजा। किसको भेजा? जो पोता था भारमल का। समझ में आया? तब अकबर ने खुश होकर भारमल को 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा की क्या प्रदान की, और बन गया भारमल हमारे राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की तथा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? लिख ले, छापो जल्दी से। कौन सा मल? भारमल। भारमल, भारमल का पहला ही पॉइंट लिखो। भारमल की अकबर के साथ, भारमल की अकबर के साथ निम्न मुलाकातें हुई, निम्न मुलाकातें हुई। लिखो जल्दी से। फर्स्ट, फर्स्ट लिखो मजनू खां के माध्यम से, फर्स्ट मजनू खां के माध्यम से 1556 ईस्वी में मजनू खां के माध्यम से ईस्वी में। सेकंड लिखो 20 जनवरी 1562, 20 जनवरी 1562 20 जनवरी 1562 चंगताई खां के माध्यम से, चंगताई, चंग होती ना, चंग चंग, चंग है जीव का, जीव लिख दो, चंग और पीछे ताई लगा दो। कौन सी ताई? चंगाड़ी ताई, चंगताई। लिख लिया? ओके। कोष्टक में आगे लिख दो सांगानेर। लिख लिया? अब लिखो भारमल ने 20 जनवरी 1562 को, भारमल ने 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा 6 फरवरी 1562 को, तथा 6 फरवरी 1562 को, 6 फरवरी 1562 को अपनी पुत्री हरकाबाई, हरकाबाई ऑब्लिक करके रक्काबाई, हरकाबाई ऑब्लिक करके रक्काबाई का विवाह, रक्काबाई का विवाह किसके साथ किया? बिल्कुल लिख दो, अकबर के साथ सांबर में किया, अकबर के साथ सांबर में किया। कौन से भर में? हाँ, ये भी कान खोल के सुन लेना, सांबर में हुआ। और ये विवाह जो हुआ वो भी हिंदू रीति रिवाज के तहत हुआ था। कान खोल के सुन लेना। फेरे खाए थे अकबर ने यहाँ। लिखो स्टार और नोट लगाकर। भारमल राजस्थान की रियासतों का पहला राजा था। भारमल
भारमल राजस्थान की रियासतों का पहला राजा था। पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तथा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आगे लिखो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो। भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास व पोते मान सिंह को, भगवंत दास व पोते मान सिंह को किसकी, अकबर, सीधा लिखो, अकबर के दरबार में भेजा। अकबर के दरबार में भेजा। अब बताओ अकबर ने भारमल को कितना मनसब दिया रे? 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि। $5000 का मनसब, अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। हेडिंग डाल दो जल्दी से। आगे भगवंत दास। कौन से दास? भगवंत दास। भगवंत दास का शासनकाल लिखो। पिछले वाले का खत्म कब हुआ? अब सुनो, कुछ इतिहासकारों ने कहा भारमल ने शासन 1573 तक किया, कुछ कह रहे नहीं 1574 तक किया। तो वापस लिखो भगवंत दास का 1573 ऑब्लिक करके 74 से 89। 1573 ऑब्लिक करके 74 से 89 लिख लिया? अरे लिख लिया ना? भगवंत दास के 3 पॉइंट सुन लो। नंबर फर्स्ट, भगवंत दास को मुगलों के दरबार में वही सम्मान मिला जो इनके पिता भारमल का था। मतलब समझे इस लैंग्वेज का? 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, कंफ्यूजन 1% भी नहीं होना चाहिए। किताबों में क्या लिखा हुआ है सुन लो, ग्रंथों के अंदर, कि भगवंत दास को मुगलों के दरबार में वही पद और वही सम्मान मिला जो इनके पिता किनका था? बोलो, भारमल का था। तो लिखो आगे। हाँ, तो सुन लो, भगवंत दास मैंने आपको बताया, तो अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से समझ लेना मैं क्या बता रहा था। नहीं, हाँ, वही पद व वही सम्मान मिला जो किनका था? भारमल का। किसके दरबार में? अकबर में। तो याद रखना 5000 का मनसब भगवंत दास को भी और अमीर उल उमरा की उपाधि भगवंत दास को भी। तो अब प्रश्न क्या पूछता है सुनो, प्रश्न पूछता है
अकबर ने किसको अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की? तो सबसे पहले ऑप्शंस में आपको संभालना है भारमल। क्या? जब भारमल ऑप्शंस में नहीं हो तब तुम्हें संभालना है भगवंत दास। समझ में आया नहीं आया? तो सुनो, ठीक है, ये तो दिया वही पद और सम्मान पर एक क्षत्रियों में सबसे पहले हासिल करने वाला जो राजा हुआ वो भगवंत दास हुआ। क्या? अकबर ने भगवंत दास को एक ढोल और एक झंडा प्रदान किया। इसका मतलब समझते हो? ऐसे नहीं कि ढोल दे दिया, ये बहुत बड़ा प्रतीक था साम्राज्य विस्तार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो सौंपा किसको? भगवंत दास को। तीसरा पॉइंट, महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भगवंत दास को कितवे शिष्टमंडल में भेजा? भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई, कौन सी बाई? मानबाई का विवाह किया जहांगीर के साथ। किसके साथ? और इसी मानबाई की कोख से जन्म हुआ एक पुत्र का जिसका नाम रखा गया खुर्रम। कौन बोला रे? अरे खुर्रम मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री से हुआ था। इधर हुआ खुसरो। कौन सी रो? हाँ, इस बात को अच्छे से ध्यान रखे। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, मानबाई नाम भी तो हिंदू नाम था, तब इसका नाम परिवर्तित करके जहांगीर ने रखा, याद रखना, सुल्तान निशा। क्या नाम रखा? बोलो। और दरबार में इसकी बड़ी गजब की चलती थी, बेगमों में भी इसकी गजब की चलती थी, इसलिए इसे पद दिया गया शाही बेगम का। कौन सी बेगम? बोलो, लिख लो जल्दी से। लिखो भगवंत दास का पहला ही पॉइंट लिखो। अकबर ने भगवंत दास को 5,000 का मनसब, 5,000 का मनसब व 5,000 का मनसब व अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। लिख लिया? दूसरे पॉइंट में सीधा लिखो। अकबर ने भगवंत दास को एक नगाड़ा व एक झंडा प्रदान किया। ढोल मत लिखो, नगाड़ा लिख दो। एक नगाड़ा व एक झंडा प्रदान किया। लिख लिया? एक नगाड़ा व एक झंडा प्रदान किया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो। अकबर ने भगवंत दास को प्रताप को समझाने हेतु अकबर ने भगवंत दास को प्रताप को समझाने हेतु कितवे शिष्टमंडल में भेजा रे? तीसरे शिष्टमंडल में भेजा। तीसरे शिष्टमंडल में भेजा। लिख लो जल्दी से। तीसरे शिष्टमंडल में भेजा। अगले पॉइंट में लिखो। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। लिख लिया? आगे लिखो। जहांगीर के साथ किया। लिखो, जहांगीर ने
मानबाई का नाम परिवर्तित कर, नाम परिवर्तित कर सुल्तान निशा, सुल्तान निशा, सुल्तान निशा ऑब्लिक करके शाही बेगम, कौन सी बेगम? शाही बेगम, सुल्तान निशा ऑब्लिक करके शाही बेगम नाम रखा, शाही बेगम नाम रखा। आगे लिखो, मानबाई ने, मानबाई ने, मानबाई ने कौन सी रो को जन्म दिया? खुसरो को जन्म दिया। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि ये अमीर खुसरो है तो 2 पा दे दूंगा, ध्यान रखना। वो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था और उस समय सन चल रहा था 1300 के आसपास, समझ में आया ना? और अभी चल रहा है कितना? 89 के आसपास, मतलब 1570 से लेकर 1590 के बीच का समय। तो कोई अमीर खुसरो कोई 3-4 बार जन्म वापस नहीं लेगा। ये खुसरो पुत्र था किसका? जहांगीर का। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को। ओके, अब सुनो, जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि खुसरो की हत्या किसी और ने नहीं, इनके माताजी किसने की? मानबाई ने। कौन सी बाई ने? और इसीलिए मानबाई को इतिहास में एकमात्र पुत्र हंता माता कहा गया, एकमात्र पुत्र हंता माता कहा गया। समझ में आया नहीं? पर यह है सिर्फ जनश्रुति के अनुसार। इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर मत दूसरा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लिखना या नहीं लिखना है? नहीं लिखना है तो हेडिंग डाल दो जल्दी से, मान सिंह। कौन सा सिंह? मान सिंह। कोर्स हो जाएगा आपके, लग रहा है। आज कहाँ से हो जाएगा कमीन? अभी तो गुजर प्रतियार पढ़े हैं, सभ्यताएं पढ़ी है। सभ्यताओं में आपके कम से कम 4 घंटे लगेंगे। समझ में आया ना? बस आज होप सो यही आप एक्सपेक्टेशन करें कि आज कछावा एंडिंग की तरफ चले जाए तो कल आपका जैसे तैसे करके पूरा कर देंगे, है ना? लिखो जल्दी से। मान सिंह, मान सिंह का शासनकाल लिखो 1589 से 1614, 1614। लिख लिया? अरे लिख लिया? लिखो पहला ही पॉइंट, मान सिंह ने, मान सिंह 2 मुगल, मान सिंह 2 मुगल शासक अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब लिखो, इन्होंने मुगलों की 52 वर्षों तक सेवा की। इन्होंने मुगलों की कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक सेवा की। इनका जीवन जो था 64 वर्षों का था। कितने वर्ष? मान सिंह 64 वर्ष जिए थे और 64 वर्षों में से 52 वर्षों तक किनकी सेवा की? मुगलों की। इस बात को कान खोल के सुन लेना। कितने? 52 वर्षों तक। समझ में आया? अरे आया ना? कोई डाउट? अरे डाउट है क्या? हाँ, डाउट हो तो पूछ सकते हो।
देखो इनका जन्म हुआ 1550 में। कब हुआ? 1550 में। और मुगलों के दरबार में गए 1562 में। कब गए? 1562 में। तो पहले तो 1562 से 1614 तक काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 52 वर्ष। कितने? 52 वर्ष। और फिर पहले के भी तो वर्ष हो गए 12 वर्ष, तो 64 वर्ष तो इनका जीवन था। 64 में से 52 वर्ष दिए किनको? मुगलों को। ध्यान रखिएगा। अब सवाल घुमाकर पूछ सकता है कि इन्होंने अकबर की कितने वर्षों तक सेवा की, तो आपको पता होना चाहिए अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। तो इन्होंने 43 वर्षों तक तो सेवा की अकबर की, 9 वर्षों तक समकालीन रहे जहांगीर के। तो अकबर और जहांगीर लिखा है, वहां पर नीचे लिख दो 43 वर्ष और जहांगीर के साथ लिख दो 9 वर्ष। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब सुनो और समझो। मान सिंह के बारे में मैं बता देता हूँ। मान सिंह की पहली मुलाकात अगर आपको पूछे अकबर के साथ कब हुई, तो ज़्यादातर तो कहते हैं बेराठ में हुई। कहाँ हुई? और ज़्यादातर कहते हैं नहीं, सांबर में हुई। कहाँ हुई? सांबर में। तो हम यही मानते कि भाई सांबर में जब हरकाबाई का विवाह हो रहा था तब मान सिंह जी थे। अरे थे ना। हरकाबाई का विवाह हुआ 62 में। 62 में हुआ, 6 फरवरी 1562 को। उस समय 12 साल के थे। कौन? मान सिंह जी। तब मान सिंह जी ने अकबर को कहा धोख दो। सही है। तो ये पहली मुलाकात। कौन सी मुलाकात? पहली मुलाकात। अब एग्जामिनर पूछेगा अकबर और मान सिंह का संयुक्त पहला अभियान कौन सा था? ध्यान रखना, इन दोनों का पहला संयुक्त अभियान जो था रणथंबोर अभियान था। कौन सा? रणथंबोर, जो 1569 में रणथंबोर के राजा सुरजन हाड़ा के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध? सुरजन हाड़ा के विरुद्ध। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से पहले ये पॉइंट लिखो। मानसिंह व अकबर की पहली मुलाकात। मानसिंह व अकबर की पहली मुलाकात कौन से भर? सांबर में हुई। मानसिंह व अकबर की पहली मुलाकात सांबर में हुई। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। सांबर में हुई। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में लिखो स्टूडेंट। लिखो मानसिंह व अकबर का संयुक्त अभियान। मानसिंह व अकबर का संयुक्त अभियान रणथंबोर अभियान था। रणथंबोर अभियान था। मानसिंह व अकबर का संयुक्त अभियान रणथंबोर अभियान था। रणथंबोर अभियान था। लिख लिया? आगे कोष्टक में लिखो सुरजन हाड़ा के विरुद्ध। लिख लिया? अब सुनो और समझो स्टूडेंट। और इनको कौन से अभियानों पर भेजा गया था? मानसिंह को याद रखिएगा, मानसिंह को भेजा गया एक गुजरात अभियान पर। कौन से अभियान पर? 1572 में। ठीक है। फिर वो आए गुजरात अभियान से, फिर आए डूंगरपुर। कौन से पुर? और डूंगरपुर अभियान पर गए 1573 में। ओके। 1573 में और आए थे महाराणा प्रताप को समझाने हेतु दूसरे शिष्ट मंडल में आए थे ना। याद कीजिए, वो उदय सागर झील की पहाड़ पर मुलाकात बताई थी। उसके बाद याद रखोगे कि मान सिंह को फिर भेजा वापस मेवाड़ अभियान पर 1576 में, जिसको तुम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हो। तो सीधे सन के अकॉर्डिंग याद करना। 1572 गुजरात अभियान,
1573 डूंगरपुर अभियान। डूंगरपुर अभियान के आगे लिखना आस्करण के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि ये डूंगरपुर हमारे राजस्थान का अभियान था। उसके बाद 1573 प्रताप को समझाने हेतु दूसरे शिष्टमंडल में। उसके बाद 1576 मेवाड़ अभियान प्रताप के विरुद्ध। समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले हेडिंग डालो मान सिंह के युद्ध अभियान। मान सिंह के युद्ध अभियान। मान सिंह के युद्ध अभियान। लिख लिया? नंबर फर्स्ट लिखो 1569 रणथंबोर अभियान। 1569 रणथंबोर अभियान। 1563 रणथंबोर अभियान। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखो रणथंबोर अभियान के बाद 1572 गुजरात अभियान। 1572 गुजरात अभियान। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, गुजरात अभियान के बाद 1573 डूंगरपुर अभियान। डूंगरपुर अभियान। डूंगरपुर अभियान किसके विरुद्ध? आस्करण के विरुद्ध। आस्करण के विरुद्ध। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो नंबर 4 लिखो 1573 प्रताप को समझाने हेतु दूसरे शिष्टमंडल में। प्रताप को समझाने हेतु दूसरे शिष्टमंडल में। प्रताप को समझाने हेतु कितवे शिष्टमंडल में? दूसरे शिष्टमंडल में। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में 1576 मेवाड़ अभियान। कोष्टक में लिखो हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके विरुद्ध? लिखने की जरूरत है नहीं? लिखो आगे 1580-81 1580-81 उत्तरी सीमा प्रदेश अभियान। उत्तरी सीमा प्रदेश अभियान। और उत्तरी सीमा प्रदेश में कौन से थे स्टूडेंट? आगे लिखो पंजाब लाहौर। पंजाब लाहौर। लिख लिया? अब वापस देख लो, वापस समझा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि मान सिंह मुगलों के कितने समकालीन थे? 2 बादशाहों के, एक अकबर एक जहांगीर। कितने वर्षों तक सेवा की? 52 वर्षों तक। 43 वर्ष अकबर के और 9 वर्ष जहांगीर के समकालीन रहे। अकबर और मान सिंह की पहली मुलाकात शाम्बर में, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मान सिंह और अकबर का संयुक्त अभियान जो था रणथंबोर अभियान था। उसके बाद मैंने आपको मान सिंह के सभी युद्ध अभियान प्रारंभिक रूप से सभी बताए, जिसमें याद रखिएगा नंबर फर्स्ट 1569 रणथंबोर अभियान सुरजन हाड़ा के विरुद्ध। उसके बाद 1572 गुजरात अभियान। 1573 कौन सा? डूंगरपुर अभियान। फिर उसके बाद
वही 1573 समझाने गए महाराणा प्रताप को कितवें शिष्टमंडल में, दूसरे। और उसके बाद स्टूडेंट आपके हो जाएगा सीधा 1576 मेवाड़ अभियान प्रताप के विरुद्ध। 1581 के अंदर जो भेजा था वो भेजा उत्तरी सीमा पंजाब, लाहौर और सिंध की तरफ। समझ में आया ना। अब अगला इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगला बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। कौन सा? काबुल अभियान। कौन सा? जो वापस आ जाओ, बढ़िया चाय आय पी के दिमाग एकदम फ्रेश करके फिर मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह तक पहुंच जाएंगे। आज जल्दी जाओ।